ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का दूसरा लेक्चर है जिसमें ऑटोमेशन टाइप्स और सिग्नल कंडीशनिंग के कुछ एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। ऑटोमेशन की एक टाइप फिक्स्ड ऑटोमेशन कहलाती है। इस ऑटोमेशन के तहत एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो पॉसिबल स्टेप्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल कंप्लेक्सिटी नहीं पाई जाती उनमें। इस तरह के सिस्टम्स आमतौर पे बहुत ज़्यादा कस्टम इंजीनियर्ड होते हैं। किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफाइड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो जब भी कस्टम इंजीनियर्ड इक्विपमेंट बनवाया जाता है या बनाया जाता है तो उसके ऊपर हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन की एक खूबी ये है कि इसके तहत बहुत हाई प्रोडक्शन रेट्स को ऑफर किया जा सकता है या सपोर्ट किया जा सकता है। वो कुछ यूं है कि सारे के सारे सीक्वेंसेस किसी भी प्रोसेस के फिक्स्ड होते हैं, नोन होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग मैन्युअली ड्यूरिंग प्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो लिहाजा प्रोडक्शन इंटरप्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हाई प्रोडक्शन रेट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट वैरायटी को अगर आप मद्देनजर रखें तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फिक्स्ड ऑटोमेशन को यूज करते हुए नहीं बनाई जा सकती। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन ऑटोमेशन की दूसरी टाइप है। इसमें ऑपरेशंस का या टास्क्स का जो सीक्वेंस होता है उसे बदला जा सकता है बेस्ड अपॉन कि आप कौन सी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो जिससे यह जाहिर होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप्स प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में सपोर्ट की जा सकती हैं। हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती हैं इसमें भी, चूंकि प्रोग्रामेबल इक्विपमेंट होता है। चूंकि मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के तहत सपोर्ट किया जा सकता है, तो लिहाजा जब एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर सिस्टम को शिफ्ट किया जाएगा तो इस चेंज ओवर में कुछ वक्त लगेगा। तो जब भी चेंज ओवर किया जाएगा कुछ ना कुछ वक्त लगेगा और ये वक्त ज़ाया हो जाएगा, जिसकी वजह से लो टू मीडियम प्रोडक्शन रेट्स देखने को मिलते हैं। अगर बैच की प्रोडक्शन करनी हो तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन उसके लिए सूटेबल है। यानी कि एक सिमिलर प्रोडक्ट का बैच बनाया जा रहा है, उसमें कोई चेंज ओवर नहीं है, तो वहां पर टाइम ज़ाया नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रेट बेहतर हो जाएगा। तो लिहाजा बैच प्रोडक्शन के लिए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन सूटेबल है। उसके अलावा जैसा कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है, तो इसके लिए जब भी चेंज ओवर होगा, यानी एक प्रोडक्ट बन रही होगी उसको आप रोकेंगे और दूसरी प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, तो उस सूरत हाल में फिजिकल सेटअप को और जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा अगली प्रोडक्ट के टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए, इनको चेंज करना पड़ेगा।
फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन ऑटोमेशन की तीसरी टाइप है और ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की एक्सटेंशन है। इसको खास ये चीज मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है कि चेंज ओवर्स में कम से कम टाइम लगे। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का सेटअप बहुत हाईली कस्टम इंजीनियर्ड सिस्टम होता है, लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है। यह सिस्टम बहुत हाई वॉल्यूम और वैरायटी ऑफ रेंज को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस सिस्टम के तहत मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स बगैर किसी चेंज ओवर के ऊपर टाइम लगाए बनाए जा सकते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के तहत पॉसिबल है। सिग्नल कंडीशनिंग एक ऐसा अमल है जो कि आमतौर पे सिग्नल्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है उनको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि फिल्टरिंग है या एम्पलीफाइंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं सिग्नल कंडीशनिंग की। मेनली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग कहा जाता है और दूसरी को डिजिटल सिग्नल कंडीशनिंग कहा जाता है। एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग में लोडिंग का कंसेप्ट आ जाता है, जहां पर एक सर्किट दूसरे सर्किट की आउटपुट के ऊपर लगा हुआ हो तो वो दूसरे सर्किट के लोड के तौर पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से पहला सर्किट जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होता है आउटपुट के ऊपर, उसकी आउटपुट पर लगा दूसरा सर्किट वो पूरी की पूरी वोल्टेज एक्वायर नहीं कर पाता। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिल्टरिंग है। बाज़-औक़ात कुछ अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर इस तरह से एडअप हो जाते हैं कि वो उनके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइंस में ट्रेवल करते हैं। तो उन अननेसेसरी सिग्नल्स को आम अल्फाज में नॉइज कहा जाता है, तो लिहाजा नॉइज को रिमूव करना पड़ता है। तो इस पर्पस के लिए हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर्स और मजीद बहुत सारे फिल्टर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम आगे चल के स्टडी करेंगे। सिग्नल लेवल्स को और बायस को चेंज करने की जरूरत पड़ती है बहुत दफा। जैसा कि इस एग्जांपल में देखा जा सकता है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक 0.2 वोल्ट से 0.6 वोल्ट के दरमियान वेरी करता हुआ एक सिग्नल है, जिसे हमें 0 वोल्ट से 5 वोल्ट की रेंज में कन्वर्ट करना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब इनपुट पे 0.2 वोल्ट्स आए तो इस कंडीशनिंग सिस्टम की आउटपुट पे 0 वोल्ट्स आए, और जब इनपुट पे 0.6 वोल्ट्स आए तो आउटपुट पे 5 वोल्ट्स आए, और दरमियान की कोई भी वैल्यू अगर आए तो उसी तरह से आउटपुट पे वो वैल्यू लीनियरली बदल जाए। तो यहां पर क्या करना पड़ता है कि पहले 0.2 वोल्ट से 0.6 वोल्ट के सिग्नल को जीरो शिफ्ट देनी पड़ती है। यानी कि इसके अंदर ये जो 0.2 वोल्ट्स का सिग्नल मौजूद है इसको ख़त्म करना पड़ता है। तो जो भी यहां पर अब वोल्टेज आएगी इनपुट पे, उसमें से सबसे पहले 0.2 माइनस होगा। तो लिहाजा ये रेंज अब 0 वोल्ट से 0.4 वोल्ट बन जाएगी। उसके बाद 0 से 0.4 वोल्ट को 0 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एम्पलीफायर की ज़रूरत होगी।
अब ये एम्पलीफायर क्या करेगा कि जब इसकी इनपुट के ऊपर 0 वोल्ट्स होंगे तो आउटपुट पे भी 0 वोल्ट्स होंगे, लेकिन जब इसकी इनपुट पे 0.4 वोल्ट्स होंगे तो इसकी आउटपुट पे 5 वोल्ट्स होंगे, और दरमियान की कोई भी वैल्यू होगी तो आउटपुट उसके हिसाब से लीनियरली बदल जाएगी। तो यहां से क्या नजर आता है कि एम्पलीफिकेशन का जो फैक्टर है जिसे हम गेन कहते हैं वो 5 डिवाइडेड बाय 0.4 होना चाहिए, यानी 0.4 किस ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा, वो वैल्यू गेन कहलाएगी। एक फॉर्म से सिग्नल को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, या ये कहा जा सकता है कि किसी फिजिकल वैल्यू को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि वेरी करते हुए वोल्टेज के सिग्नल्स होते हैं और उनके हिसाब से वेरी करते हुए करंट के सिग्नल की ज़रूरत पड़ जाती है। ये उस सूरत में होता है आमतौर पे जब एलईडीज को ड्राइव किया जाता है। एलईडीज की ब्राइटनेस वेरी करते हुए करंट सिग्नल के साथ वेरी करती है, यानी कि एलईडी की ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की। तो अगर एक वेरी करता हुआ वोल्टेज सिग्नल मौजूद है तो बेहतर यह है कि उसे पहले करंट के वेरी करते हुए सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाए और फिर एलईडी को प्रोवाइड किया जाए, ताकि एलईडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके उस करंट की डिजायर्ड रेंज में। इसके अलावा और भी बहुत सारे वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर के यूजेस हैं। इसी तरह से करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है, और इसी तरह से रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्जन है। आमतौर पे इंडस्ट्री में वेरी करता हुआ करंट का सिग्नल दरकार होता है 4 to 20 मिली एम्प्स ट्रांजिस्टर की बेस को ड्राइव करने के लिए। तो उस सूरत हाल में किसी वेरी करते हुए वोल्टेज सिग्नल को, जो कि माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर या पीएलसी से जनरेट किया जाता है, उसे 4 to 20 मिली एम्प्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर की एक टिपिकल एप्लीकेशन ये भी है। अगर दो आपस में जुड़े सर्किट्स की इंपीडेंस मिसमैच हो जाए तो सिग्नल लॉसेस अगर करते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया कि एक सर्किट अगर किसी सर्किट की आउटपुट के ऊपर अटैच्ड है तो वो सर्किट उस पहले वाले सर्किट का लोड बन जाएगा, जिसकी वजह से अब कुछ वोल्टेज के लॉसेस वाकया होंगे, जिसको हम थोड़ी देर में डिटेल से पढ़ेंगे। आम हालात में जब किसी सेंसर से डेटा लिया जाता है तो सेंसर की आउटपुट नॉन लीनियर होती है। अब अगर नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाए तो उसके लिए मल्टीपल ऑर्डर का पॉलिनोमियल चाहिए होता है, यानी जिसके अंदर x की पावर्स 1 से ज्यादा होती हैं। तो लिहाजा ज्यादा ऑपरेशंस हो जाते हैं, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स में परफॉर्म करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। उस सूरत हाल में क्या किया जाता है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन की जाती है ऐसे सिग्नल्स की जो कि नॉन लीनियर होते हैं, ताकि इंप्लीमेंटेशन आसान हो जाए। जैसा कि इस ग्राफ में देखा जा सकता है कि येलो कलर का जो सिग्नल है या जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही नॉन लीनियर किस्म का बिहेवियर शो कर रही है। इसको लीनियराइज करने के लिए इसे अप्रोक्सीमेट कर लिया गया है
टू अ स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन mx प्लस सी होती है। तो जिससे ये बखूबी जाहिर हो जाता है कि ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका ऑर्डर 1 है, यानी कि x की पावर 1 से बात आगे नहीं जाती। तो रिलेटिवली इजी टू इंप्लीमेंट। यानी कि बजाय इसके कि ये जो येलो वाला कर्व बन रहा है जिसकी अप्रोक्सीमेशन या जिसकी एक्चुअल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगी, तो इसको बजाय इसके कि इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंप्लीमेंट किया जाए, सिंपली एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इंप्लीमेंट कर लिया जाए। तो ऑफ कोर्स इसमें एरर्स आएंगे रीडिंग्स के अंदर, और उनको किस तरह से काउंटर करना है वो जब लीनियराइजेशन का टॉपिक कवर किया जाएगा तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद होंगी। जैसे कि लोडिंग के बारे में मैंने बात की कि एक सर्किट अगर किसी सर्किट की आउटपुट के ऊपर अटैच्ड है तो उस सूरत हाल में ये सर्किट उस आउटपुट प्रोवाइड करने वाले सर्किट का लोड बन जाता है। अब अगर ये एक सिंपल सा सर्किट देखा जाए तो उसमें एक पावर सोर्स लगी हुई है। ये जहन में रहे कि पावर सोर्स या सेंसर ये मोर और लेस एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, यानी कि इनके अंदर एक तो पावर सोर्स होती है जो कि प्योर वोल्टेज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, और दूसरी एक इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर देखा जाए तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर की सिचुएशन बन जाती है, यानी कि जितना टोटल वोल्टेज अवेलेबल है इस सर्किट के लिए वो Vx है, इसने डिवाइड होना है बिटवीन Rx एंड RL, यानी कि इसमें से कुछ Rx के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा और कुछ RL के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। इनमें से जो रेजिस्टर ज्यादा बड़ा होगा उसके ऊपर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये बेसिक सी बात है। वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला कुछ यूं है कि Vy इक्वल्स Vx RL ओवर RL प्लस RX। तो यहां पर Vy वो वोल्टेज है जो कि RL के ऊपर ड्रॉप होगी, आमतौर पर जिसे वोल्टेज डिवाइडर की आउटपुट कहा जाता है, और Vx वो वोल्टेज है जो कि इस सर्किट के लिए ओवरऑल अवेलेबल है। तो देखा जाए तो यहां पर क्या होगा कि Vx सारी की सारी RL के लिए अवेलेबल नहीं होगी। अगर इसे पावर सोर्स भी कंसिडर कर लिया जाए, कोई बैटरी कंसिडर कर लिया जाए, तो उस सूरत हाल में भी ये मॉडल वैलिड है। बैटरीज एग्जैक्टली इसी तरह से बिहेव करती हैं अगर उनके साथ एक लोड लगा दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि RL अगर RX की निस्बत बे इंतहा ज्यादा होगा तो Vx का ज्यादातर पोर्शन RL के ऊपर ड्रॉप होगा, Rx के ऊपर कम होगा। तो Rx नेग्लिजिबल होना चाहिए किसी भी पावर सोर्स का। आइडियली पावर सोर्सेज और सेंसर्स का Rx या इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है। क्योंकि हम आइडियल वर्ल्ड में ऑपरेट नहीं करते, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ जरूर होती है इन सारी की सारी सोर्सेज की। कहा जाता है कि एक एम्पलीफायर है जो कि 10 टाइम्स गेन प्रोवाइड करता है उस वोल्टेज को जो कि उसके इनपुट पे अवेलेबल है।
इसके अंदर दाखिल होते हुए सिग्नल को 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। एक सेंसर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर को सेंस करके उसके हिसाब से वोल्टेज आउटपुट पे प्रोवाइड कर रहा है और उसका ट्रांसफर फंक्शन 20 मिली वोल्ट्स पर डिग्री सेल्सियस है, जिसका ये मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा तो इसकी आउटपुट में 20 मिली वोल्ट्स का चेंज आएगा। या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है तो इस सेंसर की आउटपुट पे 20 मिली वोल्ट मिलेंगे। इस सेंसर की आउटपुट रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस 5 किलो ओम दी गई है। कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उस सूरत हाल में एम्पलीफायर की आउटपुट मालूम करें। ये सिचुएशन बनती है, यानी कि सेंसर एम्पलीफायर के साथ अटैच्ड है। सेंसर को एज एन इनपुट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है। इस सूरत हाल में एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज बतानी है। फिगर में देखा जाए तो यह सिचुएशन बनती है कि सेंसर जिसका ट्रांसफर फंक्शन 20 मिली वोल्ट्स पर डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर की इनपुट मिल रही है और वो एक वोल्टेज आउटपुट कर रहा है जिसको एज एन इनपुट एम्पलीफायर को दिया जा रहा है। अब उसकी आउटपुट हमें मालूम करनी है। 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर सेंसर की आउटपुट कितनी होनी चाहिए? सिंपली जितना टेम्परेचर है उसको ट्रांसफर फंक्शन यानी 20 मिली वोल्ट्स पर डिग्री सेल्सियस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी जो कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें मिलनी चाहिए। इस सूरत हाल में 1 वोल्ट बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 1 वोल्ट फीड किए जाएंगे एम्पलीफायर की इनपुट पे। तो अगर एम्पलीफायर का गेन 10 है तो आइडियली एम्पलीफायर की आउटपुट पे 10 वोल्ट्स मिलने चाहिए। लेकिन चूंकि जो हमने लोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके मुताबिक चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अगर नीचे दी गई फिगर बी में देखा जाए तो जो सेंसर है उसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स तो मौजूद है जो कि टेम्परेचर के एतबार से वोल्टेज जनरेट करती है, लेकिन साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगी हुई है जो कि 5 किलो ओम्स की है। और इसी तरह से एम्पलीफायर की भी एक रेजिस्टेंस है जो कि उसकी इनपुट रेजिस्टेंस बताई गई है, यानी इनपुट पे आने वाले सिग्नल को जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो 10 किलो ओम्स। तो देखा जाए तो ये 5 किलो ओम और 10 किलो ओम कुछ ऐसी अरेंजमेंट में लगे हुए हैं कि यहां पर वोल्टेज डिवाइडर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इस सूरत हाल में वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लिखते हैं और इसके अंदर 5 किलो ओम और 10 किलो ओम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं उस सूरत हाल में जब टेम्परेचर सेंसर की इनपुट के ऊपर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पाया जा रहा है और उसके आउटपुट पे 1 वोल्ट मिलने चाहिए जो कि अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया। तो इस सूरत में Vx जो कि इनपुट वोल्टेज है जो कि टेम्परेचर के नतीजे में जनरेट हो रही है, उसको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद RL जो कि एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस है, चूंकि एम्पलीफायर इस सूरत में इस सेंसर का लोड बन रहा है तो लिहाजा एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस होगी डिवाइडेड बाय RL
जो कि 10 है प्लस RX जो कि आउटपुट रेजिस्टेंस सेंसर की 5 किलो ओम्स। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 0.67 वोल्ट्स बनते हैं। यानी कि अब एम्पलीफायर को जो वोल्टेज मिलेगा एम्पलीफाई करने के लिए अल्टीमेटली वो 0.67 वोल्ट्स है, जो कि 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6.7 वोल्ट्स देगा। तो यहां पर आपने देखा कि तकरीबन 3.3 वोल्ट्स का लॉस हो गया लोडिंग की वजह से। तो ये लोडिंग के इफेक्ट्स हैं जिन्हें हमने आने वाले टॉपिक्स में कवर करना होगा और सीखना होगा कि इन्हें किस तरह से कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। कंडीशनिंग सर्किट्स की कुछ टाइप्स हैं जो कि हम एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग के तौर पे कवर करेंगे। डिवाइडर सर्किट्स, ब्रिज सर्किट्स, आरसी फिल्टर्स और ऑप एम्प सर्किट्स। डिवाइडर सर्किट्स को वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी स्कीमेटिक कुछ इस तरह से होती है कि सप्लाई वोल्टेज एक पोटेंशियोमीटर के साथ अटैच्ड होती है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल, दरमियान वाला टर्मिनल जो होता है वो फ्लोट करता है और उस टर्मिनल से बाकी दोनों टर्मिनल के दरमियान की जो रेजिस्टेंसेस होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। यानी कि अगर एक साइड के साथ इस टर्मिनल की रेजिस्टेंस कम है तो अल्टीमेटली दूसरी साइड के साथ इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी बेस्ड अपॉन कि टोटल रेजिस्टेंस यहां पर कितनी अवेलेबल है। तो पोटेंशियोमीटर से आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। रोटरी पोटेंशियोमीटर्स जो कि आमतौर पे वॉल्यूम कंट्रोल्स और बहुत सारी दूसरी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, बहुत कॉमन है। उसके बाद रियोस्टेट टाइप के पोटेंशियोमीटर्स होते हैं जो कि वायर बाउंड होते हैं और एक स्लाइडर लगा हुआ होता है जो कि फ्लोटिंग टर्मिनल होता है, वो स्लाइडर के साथ अटैच्ड होता है। वायर के साथ जहां पर टच करता है उस जगह से लेकर पहले या तीसरे टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस नोट की जाती है या मेजर की जाती है जो कि वेरिएबल होती है। तो डिवाइडर सर्किट्स बेसिकली बिल्कुल पोटेंशियल डिवाइडर ही होते हैं। वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। आउटपुट वोल्टेज जो बाद में लगा हुआ रेजिस्टर है उसके ऊपर हासिल कर ली जाती है। उसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कहलाता है, जिसे VD का नाम यहां पर दिया गया है। तो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला VD जो कि आउटपुट वोल्टेज है बराबर है VS जो कि इनपुट वोल्टेज है मल्टीप्लाइड बाय R2 बाय R1 प्लस R2। VD की वेरिएशन R1 और R2 के हिसाब से नॉन लीनियर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर R1 या R2 में से किसी को भी वेरी किया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, तो VD तो चेंज होगा लेकिन VD लीनियरली चेंज नहीं होगा R1 और R2 के हिसाब से। यहां पर जो इस सर्किट की इफेक्टिव आउटपुट इंपीडेंस बनती है या जिसको आम हालात में आप थेवेनिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनती है। थेवेनिन इस कोर्स में कवर नहीं किया जाएगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप थेवेनिन पहले से कवर कर चुके हैं और आपको वो बहुत अच्छी तरह आता है। तो अगर आपको थेवेनिन में कोई मसले मसाइल हैं तो आप थेवेनिन सीख सकते हैं और उसके बाद इस कोर्स में इस जगह पर आकर उसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो कहा जाता है कि डिवाइडर सर्किट है, उसमें R1 10 किलो ओम्स है, सोर्स वोल्टेज 5 वोल्ट्स है, और R2 एक सेंसर के तौर पे सपोज कर लिया गया है जिसकी रेजिस्टेंस 4 से 12 किलो ओम के दरमियान वेरी करती है। ये नहीं बताया गया कि ये रेजिस्टेंस किस हिसाब से वेरी करती है, यानी कि सेंसर की इनपुट पे ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में ये वेरिएशंस पाई जा रही हैं। तो ये नहीं बताया गया कि ये टेम्परेचर सेंसर है या लाइट डिटेक्टर है या जो भी है। तो वट एवर दैट इज, यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ एम्फेसिस ये नहीं है। पॉइंट ऑफ एम्फेसिस ये है कि रेजिस्टेंस R2 4 से 12 किलो ओम के दरमियान वेरी करती है। कहा जाता है कि आउटपुट वोल्टेज VD की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएं। इसी तरह से इम्पीडेंस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएं, यानी कि वो जो ओवरऑल सर्किट की आउटपुट इम्पीडेंस बनती है उसकी रेंज, और उसके अलावा जो R2 के ऊपर डिसिपेट होने वाली पावर्स हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम बताई जाए, यानी कि रेंज। VD निकालने के लिए वोल्टेज डिवाइडर का सिंपल फॉर्मूला, R1, R2 और VS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिनिमम VD 1.428 वोल्ट्स निकली है, जो कि उस सूरत में है जब R2 की वैल्यू 4 किलो ओम्स है। VD की मैक्सिमम वैल्यू R2 इक्वल्स 12 किलो ओम के ऊपर निकली है, जो कि 2.7 वोल्ट्स है। पार्ट बी में आउटपुट इंपीडेंस पूछी गई है, तो जो कि R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनती है थेवेनिन के एतबार से। R2 की वैल्यू 4 किलो ओम लगाई जाए तो मिनिमम रेजिस्टेंस बनेगी 2.85 किलो ओम्स, और R2 की वैल्यू अगर 12 किलो ओम्स लगाई जाए तो उस सूरत में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी जो कि 5.45 किलो ओम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट इंपीडेंस की रेंज 2.85 से 5.45 किलो ओम्स की रेंज में होगी। पावर डिसिपेशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जिनमें से एक I² R और एक V² R। यहां पर V² ओवर R इंप्लीमेंट किया गया ताकि करंट निकालना ना पड़े। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले मौजूद है उसी को इस्तेमाल करते हुए पावर डिसिपेशन निकला है। तो यहां पर V² ओवर R2, V² वो वोल्टेज है जो कि R2 के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, यानी कि VD। यहां पर V की जगह 1.428 लगाया जाए तो 1.428 आउटपुट वोल्टेज उस सूरत में मिला था जब R2 की वैल्यू 4K थी। तो लिहाजा R2 की जगह पर 4K सब्स्टिट्यूट करके मिनिमम पावर डिसिपेशन की वैल्यू 0.509 मिलीवॉट्स बनी। इसी तरह से मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की वैल्यू मैक्सिमम VD के ऊपर बनेगी जो कि 2.72 है, जिस पे R2 की वैल्यू 12K है। ये वैल्यू 0.616 मिलीवॉट्स बनती है। ब्रिज सर्किट्स को आमतौर पे अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉइंट A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो डेल्टा V VA
माइनस वी बी है। ये जहन में रहे कि वी ए वो वोल्टेज है जो कि पॉइंट ए और ग्राउंड के दरमियान पाया जाता है, और वी बी वो वोल्टेज है जो कि पॉइंट बी और ग्राउंड के दरमियान पाया जाता है। तो यहां पर ग्राउंड पॉइंट सी है। इसका मतलब ये हुआ कि वी ए वो वोल्टेज है जो कि R3 के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, और वी बी वो वोल्टेज है जो कि R4 के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। देखा जाए तो ब्रिज की दो साइड्स बनती हैं। एक साइड जो कि लेफ्ट साइड है जिसके ऊपर डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है। इस साइड पे देखा जाए तो R1 और R3 एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बना रहे हैं, अगर ये गल्वानोमीटर दरमियान में से निकाल दिया जाए तो लिहाजा वोल्टेज डिवाइडर के मुताबिक R3 के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज VA कहलाएगा, और वो बराबर होगा V, जो कि इनपुट वोल्टेज है इस सर्किट का, जो कि दोनों साइड्स के लिए सेम रहेगा चूंकि दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट साइड आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं, और मल्टीप्लाइड बाय R3 बाय R1 प्लस R3 जस्ट अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला। और उसके बाद राइट साइड वाली VB V मल्टीप्लाइड बाय R4 बाय R2 प्लस R4। V यहां पर ब्रिज की सप्लाई वोल्टेज है। अब अगर VA और VB की वैल्यूज डेल्टा V वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दी जाएं तो डेल्टा V कुछ यूं बनता है। इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये इक्वेशन सामने आती है। अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए R4 की जगह पर अननोन रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, और R3 की जगह पर एक बड़ी वैल्यू का पोटेंशियोमीटर अटैच कर दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर को करंट की डिफ्लेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान लगा दिया जाता है। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि R3 और R4 के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज सेम होगा, तो उस सूरत में पॉइंट ए और बी के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पाया जाएगा, यानी कि VA माइनस VB अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। लिहाजा गैल्वेनोमीटर जीरो शो करेगा। उस सूरत हाल में यह कहा जाएगा कि यह ब्रिज नल हो गया है। सर्किट को जब पावर प्रोवाइड की जाती है उसके बाद R3 को 0 ओम से बड़ी वैल्यू की तरफ रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, यानी कि R3 की वैल्यू को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है, और बढ़ाते 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 साथ में गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को देखा जाता है। तो इस अमल में जो ही गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए या गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करे तो वहां पर R3 की वैल्यू को मजीद बढ़ाने से रोक दिया जाता है। R3 की वो वैल्यू नोट कर ली जाती है। अब R1, R2 और R3 नोन है और R4 अननोन है। तो इन सारी बातों से एक बात जो कि बहुत वाज़ेह हो चुकी है वो ये है कि ब्रिज के नल होने पे डेल्टा V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, VA माइनस VB, वो जीरो के बराबर होना चाहिए।
अगर डेल्टा V इक्वल्स VA माइनस VB इक्वल्स 0 डेल्टा V वाली फाइनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो R1 R4 इक्वल्स R3 R2 बनता है। अब चूंकि R1 R2 और R3 नोन हैं, R4 इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए निकाली जा सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इतनी सिंप्लीफाइड वैल्यू किस तरह से आई है, तो वापस चलते हैं पिछली इक्वेशन की तरफ। तो देखा जाए तो V मल्टीप्लाइड बाय R3 R2 माइनस R1 R4 डिवाइड बाय R1 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय R2 प्लस R4 इक्वल 0 बनता है। इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर जब दूसरी तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 देगा, और जब V जो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 की तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा 0, और R3 R2 माइनस R1 R4 इक्वल 0, तो अल्टीमेटली R1 R4 इक्वल्स R3 R2, R4 इक्वल्स R3 R2 डिवाइड बाय R1। इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो ये है कि एक थेवेनिन रेजिस्टेंस है, उसके साथ सीरीज में एक गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस RG लगी हुई है, और सोर्स वोल्टेज यहां पर थेवेनिन वोल्टेज के तौर पे इस्तेमाल होगा। थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH सारे के सारे सर्किट की कुछ यूं लिखी जा सकती है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रिज का पार्ट, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि दोनों रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R1 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R3, और इसी तरह से राइट हैंड साइड वाली दोनों रेजिस्टेंसेस और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट बनता है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया जाएगा तो टोटल थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल जाएगी। थेवेनिन वोल्टेज हासिल करने के लिए वही वाली इक्वेशन जिसे हमने 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट किया था, थेवेनिन वोल्टेज बनेगी। बेसिकली ये वही वोल्टेज है जो कि VA और VB के दरमियान का जो डिफरेंस है उसे जाहिर कर रही है, यानी पॉइंट A और B के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया था। तो गैल्वानोमीटर के ऊपर अगर करंट ऑफसेट हमें मालूम करना है तो उसके लिए सिंपली पोटेंशियल डिवाइडर के एतबार से IG इक्वल्स V थेवेनिन डिवाइड बाय R थेवेनिन प्लस RG। इस फॉर्मूला में अगर VTH, RTH और RG की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो करंट हमें पता चल जाएगा जो कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन शो कर रही होगी। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई सवाल जवाब हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।